शॉक वेव्स सेठी साहब, अच्छा, पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं। आपको तो पता कब होगा। से चल रहा है शॉक वेव्स? अच्छा, जब वो से कहाँ डोनाल्ड ट्रम्प जो है इलेक्ट हुआ है, शॉक वेव्स ही चल रही है। आप पहुंच गए, हालांकि हलबर्दारी में नहीं आप पहुंचे, वो तो मुझसे नकवी के पहुंचने की खबर वो तो आपने वहाँ दी थी। पहुंचे हुए हैं, हाँ। अच्छा, उनकी मुलाकातों के ऊपर भी काफ़ी लबकुशाई और तबसरे किए जा रहे हैं कि उनका विजिट कैसा रहा, वो तो आपसे हम जानेंगे, लेकिन ज़्यादा अहम मामलात हैं अमेरिका के दाखिली और ख़ारिजी। डोनाल्ड ट्रंप बहुत हलचल मचा रहे हैं, जिसमें उन्होंने यूक्रेन जंग के हवाले से बातें की हैं, कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस किए हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे उन्होंने साइन कर करके मुख्तलिफ माहिदों से निकलने की बातें की हैं, कुछ वार्निंग्स दी हैं, कुछ लोगों को तरगीबात दे रहे हैं। लेकिन मेरा जो आपसे सवाल होगा पहला, वो बहुत जामे है कि आपने देखा वो किस किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और जिन लोगों ने उनके लिए वोट किया उनको खुश करने के जो इकदाम हैं उन्होंने 4 दिनों में क्या किए। आपकी नज़र में सबसे अहम मामला ऐसा क्या है जो अमेरिका की दाखिली और खारिजा पॉलिसी दोनों पे बहुत असरात मुरतब कर सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, बातें तो उन्होंने अपनी स्पीच में, इनाग्रल स्पीच में बहुत सी की हैं, मगर मेरा ख्याल है उनकी सबसे इम्पोर्टेंट स्पीच है जो कि डावोस स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो पैनल बैठा हुआ है इस वक्त, बिग बिजनेस कंपनीज एंड लीडर्स, उन्होंने वाइट हाउस से जो एड्रेस किया उनको ऑन जूम, आई थिंक दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट। अच्छा, वहाँ उन्होंने बड़ी क्लियर कट जो अपनी विजन है फॉर द न्यू वर्ल्ड लेड बाय अमेरिका, वो उन्होंने उसमें एक्सप्लेन की है। और मेरा ख्याल है वहाँ ऐसे सूरत हाल थी कि सारे जो लोग थे लाइन अप करके पहुँच रहे थे कि सुनने के लिए उनको, एवरीथिंग वाज ऑन अ स्टैंड स्टिल के डोनाल्ड ट्रंप को सुनना है। तो दैट वाज अ पॉलिसी स्टेटमेंट मेंट स्पेसिफिकली फॉर द यूरोपियंस, और उसमें उन्होंने बहुत अहम बातें की हैं। अब वो बातें जो हैं बड़ी, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं, चुभ रही हैं बढ़िया, बिकॉज मैनी ऑफ द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज डोंट लाइक what Trump is saying. अब आप चाहें तो इसके ऊपर आगे बहस हो सकती है, मगर मोटी मोटी बात यह है कि ट्रंप ये कह रहा है कि आप कम से कम अपना 5% हिस्सा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो आपकी आमदनी है वो आप अपनी डिफेंस पे खर्च करें। सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को ये कह रहा है। अच्छा। वो कह रहा है कि हम बहुत पैसे देते हैं आपको आपकी डिफेंस के लिए, हमें उससे कुछ नहीं मिलता, और वो हमारी डिफेंस नहीं है, वो आपकी डिफेंस है, तो इसलिए आप अपनी डिफेंस के लिए पैसे और खर्च करें। अब जो कमेंटेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 5% ऑफ GDP एक आध मुल्क तो कर लेगा, मगर बेशतर जो यूरोपियन इकोनॉमीज़ हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकती कि अपनी डिफेंस के ऊपर इतना खर्च करें, तो इसलिए उनके लिए एक सीगा ये। एंड ट्रंप अगर यही धमकी रखेगा कि अगर आप 5% नहीं खर्च करेंगे तो देन हम नहीं खर्च करेंगे, तो फिर अपनी डिफेंस का अपना ख्याल करें। एक ये दिस इज़ बड़ी तकलीफ़ हो रही है उनको ये सुन के। दूसरी चीज़ ये कि रशिया के साथ मैं डील करूँगा, मेरे कोई असूल नहीं है, मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आई एम अ डील मेकर। वो याद है आपको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो बहुत उनकी मशहूर किताब है उसका टाइटल द आर्ट ऑफ द डील, द आर्ट ऑफ द डील, और वो बड़ी पुरानी बात है। मुझे याद है कि 20-30 साल पहले ये साहब एक CNN था या कौन सा चैनल था, उसके ऊपर एक प्रोग्राम भी करते थे, द अप्रेंटिस। आप देखिए यू आर फायर्ड। आई वाज शॉक्ड, मैं देखता था, कहता लुक एट दिस मैन, बैठे बैठे कहता यू आर फायर्ड। वो बेचारे जो सारे ने मुंह बन जाते थे, चेहरे लटक जाते थे, और शायद इनको ये अच्छा लगता है कि सभी इनकी तरफ देखते हैं हैरत से। वो यू आर फायर्ड। अच्छा, तो अब और तो वही डोनाल्ड ट्रंप है। आते सार यू आर फायर्ड। उसने धमकी दी है कि कोई 50,000 से ज़्यादा जो अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर जो लोग ऑफिशियल्स हैं उनकी छुट्टी कराएगा और नए लोग अपॉइंट करेगा। अब आमतौर पे ये होता है कि जो नए प्रेसिडेंट्स आते हैं वो सारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसके नए अपने लोग लगाते हैं, मगर इतनी बड़ी तब्दीली कभी नहीं किसी ने थ्रेटन की, और उसने तो कह दिया कि सबकी छुट्टी हो जाएगी, जो हमारी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता। डिफेंस, स्टेट डिपार्टमेंट, CIA, बड़ी फायरिंग्स, बड़े नाम हैं, बड़े नाम है, उसके अंदर लाइनें लगी हुई हैं जी, तो ये सब की हद से मगर सबसे इम्पोर्टेंट तो ये भी एक चीज़ चल रही है। दूसरी चीज़ उसने ये कहा है कि तेल की कीमत को गिराएं। जी, ये वो कह रहे फैक्टर है जो रशिया यूक्रेन जंग खत्म कर सकता है। ये कैसे इसने ये बात कही है, इसके ऊपर थोड़ी सी तफ्तीश करनी पड़ेगी कि सऊदी अरेबिया को कह रहा है जी, और एक तरफ ओपेक को कह रहा है कि आप तेल की कीमत गिराएं, और साथ ये भी कह रहा है कि हम
अब पहले अमेरिकन पॉलिसी थी कि अमेरिका जो है वो ज़्यादा तेल, अपना तेल नहीं बाहर निकालता, वो उनको रिजर्व में रखा हुआ है और दुनिया से तेल खरीदता है और प्रेशर यही होता है कि वो कम रखे तेल की कीमत। मगर अब उसने ऑर्डर कर दिया है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन और ऑयल कंपनीज और गैस कंपनीज, उनके ऊपर जो सारे रेगुलेशंस है ना कि इससे ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते, उसे खुली छुट्टी कहना मैं देनी है। निकालो जितना मर्जी तेल निकालते हो, हम कोई नहीं इंपोर्ट करेंगे, हम खुद ही अपना तेल इस्तेमाल करेंगे, देखा जाएगा 50 साल के बाद क्या होता है क्या नहीं होता। अभी मैंने अपना तेल, सस्ता तेल उठा के ले करना है और लोगों को, और इन्फ्लेशन जो है महंगाई कम करनी है और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज़ करना है, और हमने अपनी इंपोर्ट्स जो है उसको कम करना है ताकि जो हमने पैसे लोगों के देने हैं वो कम हो, एंड सो ऑन। तो मतलब बड़ी रेडिकल किस्म की बातें हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी के बारे में भी कह रहा है, टैक्सेस कहता है मैं कम करूंगा, और जाहिर है अब सारे वहाँ यहाँ शोर पड़ा हुआ है, टैक्स बढ़ रहा है, और वहाँ वो कहता है मैंने तो टैक्स कम कर देना है। और हमें वैसे भी अमेरिका में इतना हाई टैक्स नहीं है जितना यूरोप में है या जितना यूके में है। अमेरिकन टैक्सेस लोअर देन दैट, कहता है मैंने इससे भी कम कर देने हैं टैक्सेस। तो मतलब है, और फिर फाइनली ऑफ कोर्स वो ये धमकी दे रहा है सबको, चाइना को भी दे रहा है, कनाडा को भी दे रहा है, मेक्सिको भी को दे रहा है, इंडिया को भी दे रहा है, यूरोप को भी दे रहा है कि देखिए आप लोग सारा माल अपना बना के हमें एक्सपोर्ट कर देते हैं और हमसे फिर किराया हम उधार, हमें फिर आपके पैसे देने होते हैं, और दिस विल नॉट वर्क। आप अगर चाहते हैं कि अपनी एक्सपोर्ट्स करें टू अमेरिका तो फिर आप पैसे लेके आए, अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फिर बहाल करें। अच्छा। और नहीं तो फिर ठीक है, हम आपके जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं और उसके साथ आपका नुकसान होगा, मगर कम से कम फिर हम जो प्रोड्यूस, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है हमारी, वो वहाँ फिर ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएगी। जाहिर है कि अगर एक ये चीज़ है आ रही है चाइना से आ रही है, ये 100 रुपये की है, इसको 125 रुपये की हो जाएगी अमेरिका में, तो फिर एक तो ये इसकी डिमांड कम हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस वक्त चाइना के साथ कम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कीमत 115 रुपये है, तो वो भी फिर मार्केट में आ जाएंगे, वो प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी अमेरिका में भी। तो वो ये कह रहे हैं, इस किस्म की वो पॉलिसीज़ की बात कर रहा है, और मेरा ख्याल है सारे ही हिल गए हैं इससे, बिल्कुल सब हिल गए। और रशिया को भी नहीं समझ आ रही कि अब हमारे साथ क्या डील करेगा वो, और वो धमकियां दे रहा है कि मैं आ रहा हूँ डील करने तुम्हारे साथ। उधर यूरोप को कह रहा है कि तुम्हारी सिक्योरिटी अपनी सिक्योरिटी है, करो जो करना, नहीं तो मैं जा रहे हैं। उधर यूरोपियंस की आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं और EU के कि जी वो सब्सिडीज देता है, एक मुल्क जर्मनी देता है टू पूरा कंट्रीज वगैरह ताकि वो स्टेबिलिटी रहे वहाँ। तो इस किस्म की चीज़ें मेरा ख्याल है दुनिया इज़ गोइंग टू गो टू अंडरगो, एंड फाइनली ऑफ कोर्स उसने जो सारा ड्रामा किया हुआ है कि कनाडा भी मैंने लेना है, ग्रीनलैंड भी मैंने लेना है, मेक्सिको को भी मैंने ठीक कर देना है, नाम चेंज कर देना है, 11 मिलियन लोगों को मैंने डिपोर्ट कर देना है जो इलीगल है अफगानिस्तान, अफगान इमिग्रेंट्स के हवाले से, और अफगान इमिग्रेंट्स को 25,000 बेचारे यहाँ फंसे हुए हैं जिन्होंने जाना है, जिनके साथ वादा किया था कि ये अफगान वो हैं जो कि अमेरिकन के लिए काम करते थे और वहाँ अफगानिस्तान में नहीं रह सकते और यहाँ आके उनको पनाह मिली हुई है, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं। आखिरी वक्त पे कोई 2,000 लोग जिन्होंने आजकल में जाना था, सीट्स बुक थी, सीट्स कैंसिल हो गई है और कुछ पता नहीं है वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसी तरीके के साथ ये जो सारा जो सिलसिला था इमिग्रेशन का, लीगल इमिग्रेशन, कि लोग आते थे वहाँ बेबीज़ पैदा हो जाती थी, उनको नेशनलिटी मिल जाती थी एज अ बर्थ राइट, हालांकि वालदैन जो है वो ना अमेरिकन सिटीजन है ना अमेरिकन रेजिडेंट है। बहुत से लोगों ने ऐसे फ़ायदे उठाए, अमीर लोग यहाँ से उठ के अमेरिका चले जाते थे, वहाँ अपना बेबीज़ पैदा कर लेते थे, उनको अमेरिकन नेशनलिटी मिल जाती थी, 20 साल के बाद वो अपने पेरेंट्स को बुला लेते थे अमेरिका। तो ये पूरा एक खाता चल रहा है। अच्छा, ये सदर नायब सदर दोनों की जो अहलियाँ हैं वो इमिग्रेंट्स, दोनों इमिग्रेंट्स हैं, उनकी नेशनलिटी फ्रांस की भी और इसकी भी, और वो ऐसे है कि दोनों जो हैं एंटी इमिग्रेंट्स हैं। और तो मतलब है इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। मैं तो बहुत सी चीज़ें लिस्ट कर सकता हूँ, बट मोटी मोटी बात यही है कि उसने जो डावोस में कहा है दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट। वो टैरिफ्स में इजाफे की एक बार फिर धमकी दी है, लेकिन आपकी बात से जो सवाल आया जहन में कि ये अफगान इमिग्रेंट्स के हवाले से क्या पाकिस्तान बात करेगा अमेरिका से इन 26,000 25-26,000? पाकिस्तान का तो मसला ये है कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी कोई 10 लाख के करीब अफगान्स को भेजना चाह रहा है वापस अफगानिस्तान, जो कि सिविल वॉर के दौरान यहाँ आए थे। तो और वहाँ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और ऊपर से ये वो लोग हैं जिनको अग्रीमेंट हुई थी विद द अमेरिकन्स के अमेरिकन गवर्नमेंट कि जी आप इनको साल के लिए रख लें या 15 महीने के लिए रख लें या 6 महीने, जब तक इनके कागजात नहीं होते
तो ये फिर अमेरिका हम ले लेंगे। अब उनका भी रास्ते रुक गए हैं, तो वो भी यहाँ फंसे हुए हैं अब। और जाहिर है ये बोझ हमारे पे ही है और किस पे है, क्योंकि हम भी तो सब्सिडाइज कर रहे हैं ना उनकी रिहाइश यहाँ। कुछ लोग तो अपने वालिदैन या अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ ठहरे हुए हैं, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको फिर कोई ना कोई सब्सिडी मिल रही है फ्रॉम आवर इकोनॉमिक सिस्टम। जी, तो मतलब है ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। अच्छा, इनके जितने भी इकदाम हैं, क्या इससे अमेरिका फर्स्ट झलकता नजर आ रहा है आपको? मेरा नहीं ख्याल ये पूरा ये ना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मोगा, ये उसने जो स्लोगन लगा किया है, इससे मेरा नहीं ख्याल अमेरिका ग्रेट होगा। मेरा ख्याल है कि अमेरिका की ग्रेटनेस दो चीज़ों में थी। एक थी उसकी मिलिट्री पावर, ठीक, और मिलिट्री पावर के साथ उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी, ठीक, क्योंकि डॉलर जो था वो इसीलिए स्ट्रांग था बिकॉज उस मिलिट्री पावर के जरिए उसको इम्पोज किया गया था। अच्छा, एक तरफ, दूसरी तरफ ये थी कि अमेरिका कोट अनकोट कहता था वी आर द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। तो जो सारी जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म की जो एम्बिशंस थी सारी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका वाज द गार्डियन, और उस गार्डियन के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाई गई थी, जैसी IMF है, वर्ल्ड बैंक है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन, बहुत सी इंटरनेशनल, और UN फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा सपोर्टर ऑफ ऑल दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसे आप वो कहते हैं न्यू रूल्स बेस्ड ऑर्डर, न्यू रूल्स बेस्ड ऑर्डर, उसका डिफेंस तो अमेरिका करता था। अब अगर अमेरिका ने उधर से पीछे हट जाना है तो एक किस्म की आइसोलेशन में जा रहा है अमेरिका, और बाकी जो दुनिया है जो कि डिपेंडेंट है ऑन अमेरिका, उनका क्या होगा? जैसे मैंने कहा, यूरोप से लेके कोई मुल्क नहीं है जो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है इन वन वे और द अदर, वेस्टर्न कंट्रीज में से, और इवन सम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो अगर उसने अपना हाथ उठा लिया तो फिर ये इनका क्या होगा? तो एक किस्म का नया केओस ना इमर्ज कर जाए इन द इंटरनेशनल ऑर्डर। ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर से रूल्स बेस्ड डिसऑर्डर, नॉन रूल्स बेस्ड डिसऑर्डर ना बन जाए। एंड तो अभी इब्तदा है, पता नहीं कितनी चीज़ें ये करेगा, या कितनी धमकी है और डील्स करेगा, या एक्चुअली यूनिलैटरली पुल आउट कर लेगा, वी डोंट नो। बट क्योंकि वो बड़ा ट्रांजैक्शनल बंदा है, हर बात उसके लिए डील होती है, हर बात वो डील करता है, तो कुछ लेन देन हो जाए तो ख़त्म हो बात। तो अगर तो उसने लेन देन वाली बात की और लोगों ने कहा चलो जी ठीक है मुकमुका करो, तो फिर तो रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो है थोड़ी सी अमेंडमेंट के साथ चल सकता है। मगर अगर लोगों ने रेजिस्ट किया और इसने कहा नहीं मेरी डील एक्सेप्ट करो नहीं तो मैं नहीं करता, जिसे डील नहीं कहा जा सकता, किसी वन साइडेड यूनिलैटरल किस्म की यूनिलैटरलिज्म कहा जा सकता, तो फिर क्या होगा? तो अभी भी इट्स वेरी अनक्लियर कि कितनी बातें इसने ड्रामा के लिए की हैं, धमकी के लिए की हैं, इसकी एम्स ऑब्जेक्टिव्स वही हैं जो ये कह रहा है या उससे कम है, और ये ज़्यादा पुश कर रहा है ताकि वो अपने जो मिनिमम एजेंडा है वो अचीव कर ले। वी डोंट नो, मगर हिल गया सारा, अमेरिका भी हिल गया, दुनिया भी हिल गई है। अच्छा, तो सिट साहब ये तो दुनिया की बड़ी जमहूरियत का दावेदार है ये मुल्क, और आपने बताया इसकी पावर के इन दो फैक्टर्स के अंदर थी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए आगे बढ़ने का क्या मतलब है, और जवाब में 22 रियासतों का भी कोर्ट में जाना और चैलेंज करना इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को, क्या अदालतें रस्ते में खड़ी होंगी? रुकावटें क्या आएंगी? वो शहरियत का हक हो या इमिग्रेंट्स के मामला? नहीं, देखिए, सवाए एक आध के जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बन जाता है, बाकी तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू तो ये वाला है, फॉर एग्जांपल, कि जी जो बंदा अमेरिका में पैदा होता है वो बाय बर्थ राइट उसकी सिटीजनशिप, इसके ऊपर तारीख के अंदर अमेरिका के अंदर काफ़ी डिबेट के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको बनाया गया था, क्योंकि एक वक्त था जबकि वो समय कहते थे कि जो ब्लैक्स हैं वो उनको ये नहीं मिलेगी, उनके ना बेटों को मिलेगी ना बच्चियों को मिलेगी। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता सबको मिली गई, फिर ये इंश्राइन हो गया है क्योंकि लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है जी, तो इसलिए वो उसके ऊपर चैलेंज हो गया है, वो ऑलरेडी चैलेंज हो गया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ स्टेट्स ने चैलेंज किया है, उनके अटॉर्नी जनरल्स ने चैलेंज किया है, अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट स्टेट्स ने भी किया है कि जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल 22 रियासतें। अब आप सोचिए, तो दिस मेरा ख्याल है ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, आई थिंक ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, बिकॉज ये तो बड़ा फंडामेंटल है टू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। मगर अब बात ये है कि जुडिशरी भी वहाँ उन्होंने पैक की हुई है विद रिपब्लिकन जजेस, अब कैसे ये वर्कआउट करता है वी डोंट नो।
इट्स अगेन ओपन क्वेश्चन। अच्छा, वो हल्ला साथ ही इस्टेब्लिशमेंट पर भी बोल रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा बस करती है चीज़ वो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, और अगर अपनी इफ्तिताही स्पीच में ही वो इस्टेब्लिशमेंट को रेडिकल एंड करप्ट कहते हुए कहें कि हम आइंदा अपनी आज़ादी उनके पास रहन या गिरवी नहीं रखेंगे। मीनवाइल जॉन एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग और रॉबर्ट एफ कैनेडी उनकी दस्तावेज़ात पब्लिक करने का हुक्म देना चाहे 1992 में इस हवाले से एक ऑर्डर भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है। इसका क्या मतलब है ललकार में? अगेन ये ऑब्वियसली कानून तो है अमेरिका में कि 25 साल या 50 साल डिपेंडिंग ऑन द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वो रिलीज़ कर देते हैं। मगर इसने आते सार कुछ ऐसे पार्ट ऑफ द कैनेडी आर्काइव्स और जो असैसिनेशंस हुए उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स तो पहले रिलीज़ हो गए, मगर वो डॉक्यूमेंट्स जो CIA के जो उनके हवाले से हैं वो उनमें से बहुत से नहीं रिलीज़ हुए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि ये मैं उससे शॉर्ट साइन कर दी ऑर्डर कि जी रिलीज़ करें। हाँ। अब CIA को तो बात पसंद नहीं आएगी ये। आई थिंक इंटेलिजेंस एजेंसीज तो जो भी उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं उनको बड़ा सेफ गार्ड करके रखते हैं बाद में भी। तो इसने आते सार जो है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू the assassination of John F. Kennedy, Martin Luther King and Robert Kennedy और कर दिया। और देखे ना उसने जो इशारा किया है, जिस पेन के साथ उसने साइन किया है ये ऑर्डर, हाँ, रॉबर्ट एफ कैनेडी को दे दे, हाँ, कि उसके बेटे को दे दें, हाँ, जूनियर को दे दें। और याद रहे जूनियर ने इल्ज़ाम भी लगाया था, उसका ये ख्याल है कि जॉन एफ कैनेडी को एक बंदे ने नहीं 2 बंदे मिले हुए थे, 2 बंदों ने की कंस्पिरेसी थी, और उसका ये ख्याल है, उसने इल्ज़ाम लगाया था कि CIA अमेरिकन CIA वाज इन्वॉल्व्ड। और इसी तरीके के साथ जब उसको पूछा गया कि भाई तुम्हारे वालिद साहब जो थे उनका भी जो असैसिनेशन हुआ उसमें भी तुम यू थिंक CIA वाज इन्वॉल्व्ड, तो उसका ये कहना आई डोंट नो फॉर श्योर, बट मेरा ख्याल है कि उधर भी बिकॉज डोंट फॉरगेट कैनेडी ने शुरू में जब वो आया था तो कैनेडी ने भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशन इख्तियार की थी अबाउट वॉर्स। अच्छा, वॉर्स के बारे में he was also anti the American influence outside creating new war situations। तो सारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो तो वॉर्स के ऊपर जिंदा है। वॉर्स के ऊपर सारी रिसर्च टेक्नोलॉजी हो रही है ऑन वॉर लाइक वेपन्स, जहाँ से फिर उनकी कमर्शियल यूसेस निकलती हैं। ऑल दिस रॉकेटरी एंड एवरीथिंग एल्स, eventually these are all research projects undertaken by the Pentagon and outsourced to private contractors। और उसमें से फिर private uses भी निकलती हैं of this new technology etc। तो इसलिए I think this is जैसे कहते हैं ना, आते सार उसने एक शॉट फायर कर दिया एज अ वार्निंग शॉट टू द एस्टैब्लिशमेंट कि मैं आपके सीक्रेट्स जो हैं उसको भी नहीं प्रोटेक्ट करूंगा। तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी को इफेक्ट कर सकता है अमेरिका की? पिछला दौर तो इनका मुख्तलिफ था अब से। हाँ, नहीं इतना नहीं था अग्रेसिव जितना अब वो अग्रेसिव हो गया है। बट क्योंकि उसको ये भी है ना कि देखिए आपको याद होगा कि जब ये इलेक्शन हारा है जो बाइडेन के मुकाबिल, जब इलेक्शन हारा था तो इसने जो ये May 9 कर दिया था वहाँ जी, अटैक कर दिया था 6 जनवरी, इसने वो करवा दिया था, ठीक है, इनकरेज किया, आ जाओ अटैक कर दो, ठीक है, कैपिटल हिल। हाँ, और उस वक्त इसने अपने मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ को कहा था कि आप सेट द ट्रूप्स आउट, उसने इनकार कर दिया था। तो उसका नाम भी है हिट लिस्ट के ऊपर। अच्छा, हाँ, वो फायर कर दिया है। मार्क मिली की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, हाँ, उसको फायर कर दिया आते सार ठा करके। तो अब बात ये है कि एक तरफ ये किया है, दूसरी तरफ वो जो लोग थे जिनको सजाएं हुई थी सबको पार्डन कर दिया। हाँ, सबको पार्डन कर दिया आते सार, मतलब अभी पहुंचा नहीं है तो पार्डन कर दिया। एक दिन आने से पहले ही उनकी साइन करके बैठा हुआ था कि इनको। अब उनको क्या पैगाम मिला है? उनमें से कुछ लोगों ने तो ट्वीट्स भी किए हैं, कहते हैं जी कि हमसे गलती हो गई, हमें इस दफ़ा तो अब मैंने बहुत सी बंदूकें ख़रीद ली हैं। एक बंदा है अभी जेल से आया बाहर, अच्छा। उसने कहा कि मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, मैंने तो हथियार ख़रीद लिए इस दफ़ा, और इस दफ़ा तो मैं कुछ और करूँगा। इसी तरीके के साथ किसी और ने भी इसी किस्म की बात की है कि अगले राउंड में हम ये करेंगे और वो करेंगे और वो करेंगे। तो इस किस्म की बातें भी शुरू हो गई हैं वहाँ। अच्छा। तो दिस वेरी डेंजरस। आपने इनकरेज किया है किस्म के ऑल दोज जिन्होंने लॉ ब्रेक किया और एक इंसरेक्शन करने की कोशिश की, तो अब उनको आपने पार्डन कर दिया, और वो तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना
खरांट हो गए हैं, वो कहते हैं ऐसी की तैसी, हमारा प्रेसिडेंट आ गया है, अब हम हथियार भी रखेंगे, ये भी करेंगे, वो भी। और वैसे ही हथियार हैं अमेरिका के अंदर तो जी बहुत से हथियार हैं, हर एक के पास ही दे लाइसेंस्ड वेपन्स हैं। तो बात यह है कि इसके साथ तो दिलेरी और होगी टू कमिट एक्ट्स, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स। तो ये आई थिंक इस किस्म की चीज़ें अब अमेरिका में लोग बड़े परेशान हैं कि होगा क्या। तो इसके जवाब में दुनिया से रिस्पांस आप कैसा आता देख रहे हैं? स्पेशली चाइना एंड रशिया कैसे रिएक्ट करेंगे? सऊदी अरब के साथ तो, सऊदी वली अहद के साथ तो उनकी बात भी हुई है। सऊदीज़ को उसने 2 बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि देखिए हम आपका डिफेंस करते हैं, अब आप भी अपना मेहरबानी करें और पैसे खर्च करें और अपना डिफेंस जो है वो भी आप अपने हाथों में लें। सऊदी अरेबिया ने कहा कि जी हम 600 बिलियन 600 बिलियन हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे जी। तो उसने कहा कि जी 600 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे जी। और उसने आगे से कहा नहीं ये काफ़ी नहीं है, आप 1 ट्रिलियन करें 1000 बिलियन आप इन्वेस्टमेंट करें। सऊदी अरेबिया को कहा है और वो इन्वेस्टमेंट का नाम लिया जा रहा है, दरअसल कुछ और चीज़ है, वो हथियार खरीदे हमसे। ओके। इन्वेस्टमेंट करें इन दी अमेरिकन आर्मामेंट्स इंडस्ट्री, वहाँ से आप ऑर्डर्स प्लेस करें फॉर वेपन्स and that is your investment in the American economy and also investment in your own defense। तो उनको तो ये कह दिया, साथ ये कहा कि तेल की कीमत कम करें। तो आप सोचिए वो किस किस्म की चीज़ें सोच रहे हो। तो दोस्ताना ताल्लुकात रहेंगे फिर भी इन डिमांड्स के बाद भी? मसला सबसे बड़ा क्या है कि ये सारे मुल्क जो हैं ये सारे इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं अमेरिका के ऊपर कि ये आंखें भी नहीं दिखा सकते। अगर दिखाते हैं तो वो डिपेंडेंसी की वजह से ये क्रिपल हो जाएंगे। तो इसलिए अब इसके साथ डील ही करनी पड़ेगी, हर एक को बैठना पड़ेगा अक्रॉस द टेबल और कोई ना कोई डीलें करनी पड़ेगी अपने आप को बचाने के लिए। और अगर ये पुल आउट करता है तो बड़ा तकलीफ होगी सबको। ठीक। और व्हाट अबाउट द अब्राहम अकॉर्ड? आपने कहा अब्राहम अकॉर्ड्स इसने किए थे जो आगे फॉलो अप नहीं हुए जी। अब्राहम अकॉर्ड्स यही थे कि इजराइल को आप रिकग्नाइज करें और हम आपके जो ज़मीनें आपकी छीनी गई हैं और वो उसको हम वापस करवाते हैं और 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। और इस बेसिस के ऊपर कुछ 3-4 अरब ममालिक ने इजराइल को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन देने का फैसला कर लिया था। आखिरी स्टेज पे वो सऊदी अरेबिया पीछे हट गया क्योंकि ये सारा मसला शुरू हो गया था, ये जो हमास वाला है जी जी। और अब वो रुका हुआ सब कुछ जी। अब ये आया और कहता है मैंने वही जो जहाँ मैंने बात छोड़ी थी उसको पूरा करना है और ये भी कहता है कि मैंने नेतान्याहू को भी टाइट करना है। मिलने जा रहे हैं उनसे। हाँ, उसको भी मैंने कहना पीछे हटो और इनको मैंने कहना तुम भी पीछे हटो। तो नहीं तो इजराइल को मैं कहूँगा मैं नहीं सपोर्ट करता तुम्हें और उधर उनको कहूँगा कि मैं तुम्हें नहीं करता और दोनों जो हैं उसके बगैर रह नहीं सकते। तो ही इज गॉट अ लेवरेज बड़ी है ना अमेरिका के पास, इजराइल के ऊपर भी और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर भी। हाँ, अच्छा खासा शोरगुल है पॉलिसीज़ के हवाले से, बहुत सी डायमेंशन जो है वो खुल रही हैं, कहीं जंगों से निकल रहे हैं तो कहीं तनाज़ात बढ़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में मज़ीद क्या कर सकता है, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ये आपने जाना। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। बहुत से पहलू हैं सिट साहब, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स से देखें जिनसे ये ख़ित्ता मुतासर हो सकता है। दुनिया के मुतासर होने की तो हमने बात कर ली, तो आते हैं पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना की तरफ। अमेरिकन प्रेसिडेंट के ये जो ऑर्डर्स हैं या इनके जो इक़दामात हैं वो आने वाले दिनों में इन ममालिक को कैसे मुतासर करेंगे? देखिए आप शुरू कर लें, पाकिस्तान से कर लेते हैं। पाकिस्तान में एक परसेप्शन क्रिएट की गई है पीटीआई ने कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और टाइट करेगा हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और इमरान खान के साथ सॉफ्ट पोजीशन होगी क्योंकि वो दोस्त भी रहे ना, अपना दोस्त कहते हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि शायद ऐसे नहीं होगा और इसलिए ये खदशा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान की तरफ अटेंशन डाइवर्ट करेगा और उसके ऊपर इमरान खान की सपोर्ट में बाहर आएगा। मैं नहीं समझता ऐसे होगा। ट्वीट भी नहीं करेंगे? यार देखिए, ये ट्वीट और नॉन ट्वीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉलिसी चेंज में फ़र्क पड़ता है। okay. मेरा ये मौक़िफ़ है कि द अमेरिकन्स हैव ऑलवेज वर्कड विद द पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। वो खुश हैं, हमेशा पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अमेरिकनों के साथ सेट होकर चलती है। सारी आपकी इकॉनमी इज़ डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। सारी आपकी तजारत जो है वो अमेरिका से और वेस्टर्न से, चाइना से आपकी कोई तजारत नहीं है। चीज़ ख़रीदते हैं, बेचते हैं तो कुछ भी नहीं है। रशिया से कुछ नहीं है, तो ईरान से कुछ नहीं है, इंडिया से कुछ नहीं है, तो फिर है किसके साथ? यूरोप के साथ और उधर अमेरिका के साथ, दैट्स इट। और थोड़ा सा इधर उधर। तो आई थिंक
the military establishment has retained close ties throughout all administrations जी with the American military establishment. जी तो अब मेरा ख्याल है एक तो ये, दूसरा ये कि स्टेट डिपार्टमेंट भी तो है ना, स्टेट डिपार्टमेंट पूरी ब्रीफिंग देगी डोनाल्ड ट्रंप को कि इमरान खान जो है इज़ नॉट गुड फॉर अमेरिका, और बहुत से रीजंस एक्सप्लेन करेंगे कि उसने जिस किस्म की वो अलायंसेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, जिस किस्म की इस्लामिज़म वो करना चाह रहा था, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, और अमेरिका के ख़िलाफ़ जो उसके बयानबाजी हुई है सारी, तो आई थिंक वो एक आध जैसे कोई कांग्रेसमैन जो हैं उनके ऊपर क्योंकि लोगों ने उनको डोनेशंस वगैरह दिए हैं कंस्टिट्यूंट्स ने, तो वो एक आध भी ट्वीट कर देते हैं, पर मेरा नहीं ख्याल है नहीं सब्सटैंशियल किसी सिग्निफिकेंट किस्म की कोई पुश बैक होगी फ्रॉम अमेरिका ऑन द क्वेश्चन ऑफ इमरान खान. आई डोंट थिंक सो. बाकी ये पॉलिसीज़ अमेरिका को पाकिस्तान से क्या चाहिए? अब सवाल ये कि जो अब अमेरिका ने नई बात की है कि जी अफगानिस्तान में कोई 6 अरब डॉलर्स के हथियार अमेरिकन फोर्सेस छोड़ गई हैं वहाँ, एस्टिमेट है 6 to 7 बिलियन. उसमें से बहुत सी चीज़ें जो वो अमेरिका ने लिस्ट की है, उसमें से वही स्मॉल आर्म्स हैं, हर किस्म की राइफल्स हैं, हर किस्म की पिस्टल्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, बजूकाज हैं, वगैरह वगैरह, और इसके साथ हमवीज हैं उनकी, फिर कुछ टैंक्स भी होंगे, एंड फिर नाइट विजन डिवाइसेस हैं, फिर हेलीकॉप्टर्स भी कुछ छोड़ गए हैं पीछे. ठीक है जी. तो इस किस्म की चीज़ें हैं, और उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि दिस इज़ वर्थ अबाउट 7 बिलियन. अब वो अगर अफगानिस्तान को कहेंगे ये वापस कर दे, तो अफगानिस्तान तो नहीं वापस करेगा. उनमें से बहुत सी चीज़ें तो बिक गई हैं. कुछ पाकिस्तानियों ने ख़रीद ली होंगी, कुछ इधर उधर चली गई होंगी मुख्तलिफ वहाँ भी जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, और कुछ जो है वो अफगानों ने, और वो चल भी नहीं होंगी, वैसे ही जंग पड़ी होंगी, मगर फॉर अफगानिस्तान टू अग्री टू रिटर्न एनीथिंग टू अमेरिका, वो तो तालिबान के लिए एक बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन होगी. तो अब वो पाकिस्तान के साथ बात करेंगे कि जी आप हमें बताएं किस तरीके से आप हमारी हेल्प कर सकते हैं टू प्रोक्योर दिस. अच्छा. तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. और वो धमकी यही दे रहा है कि थोड़े बहुत पैसे अभी भी अफगानिस्तान को मिल रहे हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज, तो उसकी वो धमकी दे रहा है, बट आई डोंट थिंक द तालिबान आर गोइंग टू बी टू इम्प्रेस्ड विद दैट. अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक और फ्रंट के ऊपर तालिबान के ख़िलाफ़ एक और महाज खुल गया है यूरोप में. वो महाज है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. अच्छा. जो ICC है, वहाँ प्रोसिक्यूटर्स कह रहे हैं कि तालिबान की जो लीडरशिप है, मुल्ला हैबतुल्लाह और हकानी साहब, इनको दे आर टेररिस्ट्स, और इन्होंने ख़वातीन के ऊपर जो कानून लागू किए हैं, दे आर अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स एंड दे आर टेरेबल, वारा, और इनको गिरफ्तार किया जाए, अरेस्ट वारंट्स किए जाएँ. अभी ऐसे वारंट्स इशू नहीं हुए, मगर एक किस्म का महाज बनना शुरू हो गया है अगेंस्ट देम, एंड आई थिंक इस किस्म की चीज़ें चलेंगी. ट्रंप उसको तेज करेंगे, मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा इसके ऊपर होगी. ये धमकी होती है, ये किस्म के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, पर मेरा ख्याल तालिबान के ऊपर प्रेशर पॉइंट्स चलते नहीं इतने. तालिबान ने अब रूस के साथ अपने तल्लुकात बनाने शुरू कर दिए, ईरान के साथ बनाने शुरू कर दिए, चाइना के साथ बहुत आगे बढ़ गए हैं वो, और सेंट्रल एशिया के साथ भी उनके बढ़ने शुरू हो गए. एक पाकिस्तान है जिसके साथ तल्लुकात ठीक नहीं है. बट सो आई थिंक दी अफगान्स, और उनकी जो इकॉनमी है वो भी बड़ी प्रिमिटिव किस्म की इकॉनमी है. तो मेरा ख्याल है दे आर नॉट गोइंग टू बी threatened by American threats like this. But अलबत्ता ये है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आएगा कि आप करें कुछ. अच्छा. और अगर पाकिस्तान कुछ क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता. What can Pakistan do? वो अपने नहीं मसले हल कर सकता, तो अमेरिकनों के मसले उससे कहाँ हल करने हैं. ठीक. मगर जो रियल इशू होना है, that is going to be India. America, India is going to be like this. वो जो पहले था ना कि इंडिया अमेरिका के बड़े तल्लुकात बन रहे हैं, ये है अंडर द डेमोक्रेट्स, तालिबान ये है ना, इसने आके इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है. अच्छा. और आते सार आपने देखा वो जो क्वाड कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स हुई हैं फ्रॉम द अमेरिकन्स एंड अदर्स कि एंटी चाइना फ्रंट बनाना है. और ये एन मुमकिन है कि अमेरिका पाकिस्तान को ये कहे कि आप इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक करें. अच्छा. ओके. ताकि इंडिया को फ्री हैंड मिल जाए टू नॉट वरी अबाउट यू, बट फोकस ऑन अमेरिकन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगेंस्ट चाइना. ओके. तो अब वो हमारी तरफ से तो हम ये कहेंगे जी हम क्या कर सकते हैं, हम तो वैसे ही कुछ नहीं कर रहे. हमने तो जिहाद शादे बंद कर दिए हैं, मिलिटेंट इस्लाम ख़त्म हो गया है, सारे जिहादी ऑर्गेनाइजेशन फारग हो गई हैं, और कश्मीर तो इंडिया ने ऑलरेडी हज़म कर लिया है, और वहाँ तो अब थोड़ी बहुत पहले से ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई है. हम तो कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे. तो और हम तो ट्रेड भी शायद शुरू करना चाहते हैं, इंडिया नहीं शुरू करना चाहता. तो इस किस्म की बात, तो मेरा ख्याल है कि वो हम तो वैसे ही वी आर नॉट क्रिएटिंग ट्रबल फॉर इंडिया. तो अगेन
सिर्फ ये ज़रूर होगा कि इंडिया जो है जी वो बड़ा हो जाएगा ना, चौड़ा। हाँ वो चौड़ा हो जाएगा। अच्छा। इंडिया अगर चौड़ा होया तो उन्हें फिर साड़ी अखा कटते रहना साढ़े वाल। हाँ ठीक है ना? जयशंकर साहब तो पहुंचे हुए थे हमारे, हाँ, मोहसिन वो नकवी तो साहब इंटीरियर मिनिस्टर, वो फॉरेन मिनिस्टर। हमारे तो कहीं और थे और वो कहीं और थे। हाँ वो तो फ्रंट रो में थे सामने बिल्कुल। हाँ, तो इससे जाहिर होता है जो आपकी बात है हाँ, कि वो कैसे होंगे, यूं होंगे। एब्सोल्युटली इन द फ्रंट रो इनवाइटेड। अच्छा तो अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस के हवाले से इंडिया कैसे तैयार हो गया, क्या वो इन पे बात नहीं करेगा या वो मामूली नहीं हिस्सा है? वो तो foreign policy? स्ट्रेट अवे इंडिया मान गया। कैसे, ये कैसे? क्योंकि यार इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है, 50,000 बंदा वापस आ जाता है। अच्छा। मिलियंस वहाँ गए हुए हैं ऑलरेडी। इंडियंस ऑक्यूपाई वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, बिग अमेरिकन कॉर्पोरेशंस, सेनेट, कांग्रेस के अंदर हर जगह पे इंडियंस पहुंचे हुए थे। अगर उनमें से वर्किंग क्लास के कुछ लोग 20-30 हज़ार लोग वो वापस वोट कर देता तो व्हाट्स द बिग डील। इंडिया कहेगा नो प्रॉब्लम। बड़े इंडियंस बड़ी प्रैग्मेटिक इस किस्म की चीज़ में, कोई इशू नहीं बनाते इस किस्म की चीज़ों को। और उनके ऊपर प्रेशर होगा कि भाई आप अपने जो इंडिया ने टैरिफ्स लगाए हुए ना अमेरिकन गुड्स के ऊपर, कि अमेरिका के जो सामान है वो इंडिया में इतनी आसानी के साथ नहीं आ सकता, बड़ी ड्यूटीज हाई रखी हुई है अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगर तुम उसको गिराओगे नहीं अपने टैरिफ्स को तो मैं भी लगा दूंगा। तो वहाँ अब थोड़ी बहुत लेन देन इंडिया के साथ होगी। अच्छा तो चाइना एंड रशिया, उनके लीडर्स की टेलीफोनिक गुफ्तगू, इनके ओथ उठाते साथ 90 मिनट्स तक उन्होंने आपस में बात की। क्या ख्याल है, आप वो नए दौर से देख रहे हैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात? नहीं देखिए, अब जाहिर है परेशानी तो है ना कि अब ये क्या करेगा। चाइना के साथ तो उसने दो बातें चल रही है ना इस वक्त जी। एक तो टिकटॉक बैन करके लिफ्ट कर दिया कि इधर बेच दें आप अमेरिका में किसी को, और मस्क को कह रहा है कि तुम खरीद लो। हाँ जी, एलॉन मस्क को कह रहा है तुम खरीद लो। तो मसला हल हो जाएगा। 50% तुम रख लो, 50% गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रख लेती है, टिकटॉक रख लो। तो मसला क्या है, टिकटॉक ने जो डेटा कलेक्ट कर लिया ना फ्रॉम अमेरिकन्स, इनको बड़ा डर लगा हुआ है। इट्स सो ह्यूजली पॉपुलर और उनके पास हर किस्म का डेटा आ गया है बिकॉज ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो वो डरे हुए हैं अमेरिकन कि यार ये इन्फॉर्मेशन आगे जाके इन्फॉर्मेशन की जंग होनी है। जो भी जंगें होनी है दे आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टिकटॉक इज़ अ चाइनीज़ कंपनी और चाइनीज़ सपोर्टेड कंपनी। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म के इश्यूज अब होंगे। अब वहाँ पहला आएगा टेस्ट कि विल टिकटॉक बेंड, विल दे डू अ डील, बिकॉज उसने अदालत से तो फैसला ले लिया है कि ये बैन जो लगाया ये सही है। ठीक है ना, वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये ठीक है, बैन फारग करो टिकटॉक। तो अब क्या टिकटॉक जो है वो सेल आउट कर देगी या कोई और डील होगी जिस पर टिकटॉक का भी थोड़ा सा हिस्सा रहेगा, मगर जो कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ टिकटॉक, जो एल्गोरिदम्स बने हुए हैं वो सारा क्या वो फिर इलॉन मस्क ले लेगा या अमेरिकन गवर्नमेंट ले लेगी। आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी। उसको टाइम दे दिया उसको कि जी आप हमारे साथ बैठ के बात करें। तो मेरा ख्याल है दे विल फाइंड अ सोल्यूशन। वही ना आर्ट ऑफ द डील, वो डील करेगा। और दूसरा इशू है कि चाइना के साथ जो मेन इशू है सरप्लस का, चाइना जो है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कॉस्ट आर लो, quality is high. So they're exporting all over the world, including to America. So उनके बहुत बड़े surpluses बन चुके हैं। अमेरिका ने उनके हज़ारों अरबों डॉलर देने हैं चाइना के, ठीक है ना। तो अब वो ये कह रहा है कि इसको कम करो, आपके गुड्स के ऊपर मैं टैरिफ लगा दूंगा, नहीं तो आपने जो हमारे गुड्स के ऊपर लगाया हुआ अगर कम करें या आपने जो करेंसी उसको डिवैल्यू करें, करेंसी को गिराएं ताकि सस्ता हो जाए अमेरिकनों के लिए। तो इस किस्म की वो चीज़ कर रहे हैं। और उनका मेजर जो एम है वो कहता है मैंने महंगाई कम करनी है। और ये सारी चीज़ें जो है दे एम्ड एट 2 ऑब्जेक्टिव्स। एक ये कि महंगाई कम हो, दूसरा ये कि वहाँ लोकल अमेरिकनों को एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स मिले। अगर इम्पोर्ट्स कम होंगी तो फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए वो कह रहा ना कनाडा को कि तुम्हारी गाड़ियाँ नहीं हमें चाहिए, तुम्हारे ये लकड़ी जो आती है नहीं, हमारे बड़े जंगल हैं यहाँ, तुम सीधे हो जाओ तुम, और गाड़ियाँ जो वहाँ बन रही है वो हमारे यहाँ भी बन सकती हैं। तो ये ऐसी क्या बात है, तो तुम सीधे हो जाओ, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे। थानेदार की तरह के हैं ना सारी धमकियां। बिल्कुल थानेदार, सुल्तान राही या थानेदार, बिल्कुल SHO है ये फड़काने वाला। ये स्टेटमेंट आपकी स्टेटमेंट से मुझे मोहसिन नकवी साहब याद आ गए। उन्होंने कहा था बस एक SHO की मार है ना बलोचिस्तान के मसाइल। याद है आपको ये कहा था? तुम मोहसिन नकवी साहब के क्यों इतना हर वक्त पूछती है? असल में हमारी तरफ से एक ही तो शख्सियत वहाँ पहुंची और आपने कहा वो कहीं और थे, तो वो जहाँ भी थे
कैसा रहा आपके ख्याल में उनका विजिट? और बिलावल देखिए, भुट्टो उन्होंने तो अपनी मीटिंग्स की हैं, जी कुछ प्राइवेट मीटिंग्स थी जो मेरी इल्म में है, कुछ उन्होंने एम्बेसी के साथ मिलके की हैं, और मेरी रिपोर्ट तो ये है कि दे ऑल वेंट वेरी वेल। अच्छा, एक ऐसी मीटिंग थी जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है, हाँ। अमेरिका में भी तनकीद हो रही है, वो ये कि वो एक ऐसी कमेटी है जो कि बड़े प्रो इसराइल है जी, उसके जो सेनेटर्स हैं उसके अंदर उनको भी जाके मिले, ठीक, और उसके ऊपर तनकीदी हो रही है, वो तो बड़ी प्रो इसराइली लॉबी है, और आप जो वहाँ जाके क्या कर रहे थे एंड सो ऑन सो फोर्थ। दूसरा ये कि एक दो सेनेटर्स थे या कांग्रेसमैन थे जिनको ये मिले हैं, मेरे इन्फॉर्मेशन बता के बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं। अच्छा। मगर जैसे ही वो वहाँ से गए, उन्होंने एक में से विल्सन है उसका नाम, उसने एक ट्वीट कर दी कि फ्री इमरान। अच्छा, तो मैंने पूछा फ़ोन करके किसी को, अच्छा, मैंने कहा यार ये कैसे हुआ है, आप लोग तो वहाँ कहते हैं अच्छी मीटिंग हो गई, कह रहा मीटिंग तो बड़ी अच्छी हुई, बड़ी, और उससे बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग रही, उसने ये किया वो किया, तस्लीम की। तो जब वो वापस गया तो वहाँ प्रेशर था कि ओए तेनू असी इन्ने बड़े पैसे देते तेरी कैंपेन वास्ते, तो चलो एक और फंड रेजर तुम्हारे लिए कर देते हैं। अच्छा, वहाँ फंड रेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिक्स। फंड रेजिंग के बेसिस के ऊपर लोग अपनी पॉलिसी जो है ना वो एकदम अनाउंस कर देते हैं, तब्दील भी कर देते हैं, यू टर्न भी ले लेते हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लोगों ने कहा होगा कि यार तुसी की कीता है भाजी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। तो ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। तो ये दिस इज व्हाट हाउ दीज थिंग्स हैपन। बट आई थिंक ऑन द होल इट वाज अ सक्सेसफुल ट्रिप। बट अब उसके ये सक्सेस कैसे मेजर किया जाए, ये दीज पीपल विल नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन डोनाल्ड ट्रंप। सेनेट और कांग्रेस के अंदर रेजोल्यूशंस होती रहती हैं। अभी एक कांग्रेसुअल कमेटी की मीटिंग हुई है, वहाँ 3-4 पाकिस्तानी सहाफ़ी उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात की है कि जी यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, हम जलावतन हुए हैं, बड़े जुल्म हो रहे हैं वहाँ वहाँ। तो उन लोगों ने सुन ली बात और मेरा ख्याल है कुछ हमदर्दी का भी इजहार किया, हाँ हाँ बुरी बुरी बात है, ये है वो है, मगर उसका कोई असर कोई नहीं है इन चीज़ों का। जब तक प्रेसिडेंट, स्टेट डिपार्टमेंट और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ना समझे कि देयर इज सम टैक्टिकल गेन्स टू बी मेड, तो ये कांग्रेस की बातें इतनी नहीं सुनते। इसीलिए होता यही है कि कांग्रेसमैन आते जाते रहते हैं, हम लोग इंटरेक्शन करते रहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे कोई सैंक्शन, कोई चीज़ वर्क नहीं करती जब तक एडमिनिस्ट्रेशन उसको सपोर्ट ना करे। तो कांग्रेसमैन जो है वो बिल शिल्स फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है, मगर उसका कोई असर नहीं होता जब तक एस्टैब्लिशमेंट जो वाइट हाउस है या स्टेट डिपार्टमेंट एंड वाइट हाउस एंड पेंटागन एंड CIA ऑल ऑन द सेम पेज से कि ये करना है, उस वक्त तक ये होता नहीं, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। मोहसिन नकवी साहब तो बड़ी मुलाकात नहीं कर पाए, बल्कि वो जिस तकरीब में भी थे उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो मेन तकरीब नहीं थी जहां वो पहुंचे, या वीडियो उनकी जारी की गई। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दावतनामा वसूल होने की खबर सबसे पहले आई। आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्लियर किया कि वो नाश्ते पे मधु होंगे, तो वहाँ उनकी मुलाकात हो पाएगी डोनाल्ड ट्रंप से? मोहसिन नकवी देखिए, मुझे याद है कि वो सही कहते हैं कि मोहतरमा हमेशा जी इन पावर और आउट ऑफ पावर वो ब्रेकफास्ट मीटिंग में हमेशा पहुंचती थी। जी, जॉर्ज W बुश से उनके एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छे ताल्लुकात थे, उन्हीं के दौर में, अच्छे हों या ना हो, शी वुड ऑलवेज गो टू ब्रेकफास्ट मीटिंग्स विद द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेशली जब वो पावर में नहीं थी ना, उस वक्त तो जाती थी हमेशा। अच्छा, ये ब्रेकफास्ट मीटिंग्स की खास अहमियत नहीं होती, सिर्फ ये होता है कि सलाम दुआ हो जाती है, हेलो हाय हो जाती है, नज़र आ जाते हैं आप, और कुछ लोगों से आपकी बातचीत हो जाती है। मोहतरमा इसलिए जाती थी क्योंकि वो लॉबिंग करती थी। जब भी आउट ऑफ पावर होती थी ना, तो वो उनका ख्याल होता था ब्रेकफास्ट मीटिंग के ऊपर इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, मैं उनसे मिल लूँगी और थोड़ी सी उनको रीअश्योरेंस कर दूँगी और ये भी बताऊँगी कि ये मुशर्रफ ये कर रहा है, ज़िया ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है। तो शी यूज्ड टू सीक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी। अब बिलावल भुट्टो साहब के पास तो उस किस्म की कोई चीज़ नहीं है, वो तो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए, बाहर तो नहीं बैठे हुए, मगर मेरा ख्याल है ही ऑल्सो वांट्स टू एस्टैब्लिश हिज ओन कॉन्टैक्ट्स विद पीपल हु न्यू हिज मदर। तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है, यही कहा उन्होंने, और मेरा ख्याल है अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में जाएंगे और नॉट एज एन ऑफिशियल स्टेट गेस्ट। यही कहा उन्होंने अपने जवाब में भी। मोहतरमा 2004-2007 में वहाँ नाश्ते पर मदऊ थी, यानी उन्हें डायरेक्ट मुलाकात का डोनाल्ड ट्रंप से हो जाती है ना, सलाम दुआ डायरेक्ट हो जाती है, और ये पर्सनल लेवल पर ही होगा, इसका वसी तनाजुर में फिर रहे होते हैं ना सारे, एक दूसरे को सलाम दुआ ले रहे होते हैं। और अब जब आप कहीं चले जाएं यहाँ शादी पे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब आए हों या नवाज शरीफ साहब आए हों, तो क्या होता है, ठीक क्या होता है उसमें, जाहिर है वो एक तस्वीर साथ बन जाती है और एक लाइन लगी हुई होती है, खड़े होते हैं, एक लाइन लगी हुई होती है, ठीक है, धक्के लग रहे होते हैं, कौन जाके सलाम दुआ लेगा, और वो मियाँ साहब या छोटे या बड़े, अस्सलाम वालेकुम, हट दूजा आ गया, अस्सलाम वालेकुम,
बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं ठीक। हो। और ब्रेकफास्ट मीटिंग्स में भी अगर डोनाल्ड ट्रंप लाइन लगेगी तो फिर यही होगा, और दिखावा होता है ना कि मैं आया था आपको जी। सलाम करने के लिए। और ये तस्वीर बड़ा बड़ी ज़रूरी 1000 वर्ड तस्वीर। से ज़्यादा असर हाँ। रखेगी। चले, बहुत से सवालों के जवाब मिल गए और बहुत से प्रोग्राम्स में जानते रहेंगे सेठी साहब से। एक ब्रेक के बाद आते हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं शुरू किया आपने। इमरान खान, बानी पीटीआई, चुप क्यों है आज आप? असल में मैं पर तोल रही थी। अच्छा। मैं चिड़िया तो नहीं हूँ, लेकिन मैं पर तोल रही थी। वेलकम बैक नाजरीन। सेठी साहब मुश्ताक है इस वक्त के मैं मुज़ाकरात के हवाले से जानूं उनसे मामलात जो के ज़ाहिर है। डिस्कस इमरान अगेन। जी, आई हैव टू। यार इतने सवाल आए भी होंगे लोगों के। असल में हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल मेरे पास लिस्ट है, लेकिन वो कल पे संभाल रखेंगे। आज के लिए ये कि जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात इमरान खान साहब से हो रहे हैं ना, ये आलमी दबाव पर हो रहे हैं, तो जाहिर है अब रेलेवेंट तो हो गया ना ये मामला। और फिर आज बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, सुने। खान साहब ने बिल्कुल हॉल्ट किए मुज़ाकरात। हमने उनको पहले भी कहा था, बड़ा टाइम हो गया था, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। खान सदीकी साहब कह रहे हैं कि देखिए दोबारा गौर करें, हुकूमत अनाउंस करे। अभी किस चीज़ ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। इतना कह ही दें कि कमीशन बनने जा रहा है, मुज़ाकरात हॉल्ट हैं। आपने कल क्या कहा था इन मुज़ाकरात के बारे में जब उन्होंने कहा था हमने ख़त्म कर दिया? तो है कि ये फिर मुज़ाकरात होंगे। अच्छा। या आज नहीं कल, ये मैं काफ़ी अरसे से आपको कह चुका हूँ कि पीटीआई को कोई फ़ायदा नहीं है अब मुज़ाकरात से भागने का। मुज़ाकरात से कम कुछ छोटी मोटी चीज़ शायद इनको मिल जाए, इसलिए ये अभी भी जैसे कहते हैं ना कि गर्म रखना चाहते हैं। हाँ, तो इसलिए ये लोग ये इस किस्म की चीज़ें पीटीआई कर रही है। अच्छा। और गवर्नमेंट की इसीलिए कोशिश है कि इनको रोका जाए, इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। तो आपकी बात तो हो गई सच के हॉल्ट है, टर्मिनेट नहीं, ख़त्म नहीं कर दिया मुकम्मल तौर पे, लेकिन उनका ये कहना बैरिस्टर गौहर का कि इमरान खान साहब चाहते हैं मसाइल के हल के लिए न्यूट्रल अंपायर हो। बिल्कुल, न्यूट्रल अंपायर तो शैतान होते हैं, जानवर होते हैं। न्यूट्रल तो जानवर होता है। जानवर होता है। हाँ। तो फिर अब एक बार फिर ये डिमांड करना क्या बताता है? पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती खान साहब की। एक तरफ कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वही है जिससे बात करनी है, फिर कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी कोई न्यूट्रल हो। तो न्यूट्रल, ऑलरेडी एस्टैब्लिशमेंट आपके खिलाफ खड़ी है, क्या मतलब आपका न्यूट्रल क्यों हो वो? तो फिर ये बयान देने का मतलब क्या, टारगेट क्या है इसका? बस। और ये पीटीआई की क्या पॉलिसी है कि एक दिन पहले मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान बैरिस्टर गौहर से करवाना, फिर हॉल्ट देखिए, करने? अब मेरे से अब ना खिलवाए ना जो असली बात है। क्यों? हमें तो नहीं, असली बात जो है खान साहब की, जी, इधर से आते हैं, इधर से आते हैं, इधर से आते हैं, इधर से आते हैं, वो क्या है? क्या? एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। फिर एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप है। हाँ। वो कहते हैं कि ये न्यूट्रल नहीं है। अच्छा। एस्टैब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल नहीं, इनको हटाओ। वो पहले उन्होंने वो मई वाला ड्रामा किया था, किसी किस्म की अफरा तफरी क्रिएट की जाए, इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए, ताकि कोई महाज बन जाए इस एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप के खिलाफ, और कोई ना कोई कुछ हो जाए जिससे ये फारग हो जाए एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप। कोई नई लीडरशिप एस्टैब्लिशमेंट की आ जाए, वो फिर हम कहेंगे ये न्यूट्रल है, उसके साथ बैठ के हम आगे बात बढ़ाएंगे। ये ड्रामा है सारा। अच्छा। और ये होना नहीं है। इतनी कोशिशिशों के बाद भी रिव्यू नहीं कर रहे खान साहब अपनी पॉलिसी को, और उसी पे नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि थोड़ा देर तो और लगेगी, अच्छा, क्योंकि रिव्यू स्टेज में पहुंच गए हैं। अब वो आखिरी स्टेज है कि वो ट्रंप के इंतज़ार में है कि उधर से क्या रिलीफ मिल सकती है या नहीं। अगर वहाँ से थोड़ी बहुत रिलीफ मिली तो फिर ये एक और रवैया इख्तियार करेंगे। अगर वहाँ से बिल्कुल कोई रिलीफ ना मिली तो फिर आप देखिएगा ये भी कुछ छोटी मोटी डील के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और रिलीफ, और याद रखिएगा जी, पहली बात ये कि डील होगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, एक डील होगी। ठीक, खान साहब कहेंगे कोई डील नहीं हुई, ठीक, जाहिर है वो तो और खान साहब के सपोर्टर्स कहेंगे कोई डील नहीं हुई, हम ये तो हम जीत गए, रास्ता ही ये था। हाँ। ये तो हम जीत गए ना, हमारी बातें मान ली सबने। बहुत बड़ी गेम कर गए खान साहब। हाँ, खान साहब ने कमाल कर दिया जी। तो। और हम तो कभी ये नहीं कहते थे हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं। हाँ। हम तो कभी ये नहीं कहते थे। हाँ। कैसे हो सकते हैं हम एंटी आर्मी? वो तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का इदारा है जी। हम तो वो लोगों के खिलाफ थे जो नॉन न्यूट्रल थे। तो ये होगा नया बयानिया, ये कुछ अरसे के बाद कोई नया बयानिया शुरू होगा, मगर अभी नहीं। उसकी वजह ये कि अभी डील नहीं होनी,
अच्छा, अभी नहीं कोई होगी। इम्कान नहीं है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। लॉन्ग टर्म में हाँ। कुछ ना कुछ होगा।